गाइस, वेलकम टू वेंद्रज एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सो ड्यू टू कोरोना हमने जो अपनी क्लासेस जो हमारी चल रही थी, जो हमारे DU LLB एंट्रेंस के जो स्टूडेंट्स थे जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे वो अब ऑनलाइन ले रहे हैं। सो हमारा 2019 में भी हमारे 6 सिलेक्शंस हुए थे। अब हमें जो हमारा जो 10 बंदों का 10 स्टूडेंट्स का जो बैच बना है हमारा याला, तो हम चाहते हैं इसमें हमारा 10 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो और जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं उनको भी कई सारी चीज़ों की नॉलेज मिल सकती है। जैसे कंप्यूटर ऑडिटर जनरल है क्या इसके अंदर, सो ये जनरल नॉलेज में आ जाता है कि हर बंदों को पता होना चाहिए। और ये आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, एंड आपका SSC में भी बनते हैं, आपके UPSC में भी बनते हैं। सो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। सो जो मेरे से क्लासेस ऑफलाइन ले रहे थे, सो आपको जो भी डाउट होगा वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हमें इस पॉइंट ये समझ नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा वो पॉइंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो मैंने पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है जिससे आपको इजीली पढ़े याद करने में, क्योंकि सारे क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम्स में इस टॉपिक्स में से जो मैंने इस पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 148 में गिवन है। तो पहला क्वेश्चन तो गिवन था कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 148। सो मैंने क्या कहा था, अगर किसी आर्टिकल में कोई बॉडी गिवन हो तो कौन सी बॉडी हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। वो आया समझ। अब इसका आर्टिकल में गिवन है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 148 के अंदर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम इसमें। अब ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। सो वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है। जैसे हमारे CA होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप कंपनीज, इन सब का ऑडिट करते हैं, वैसे ही जो कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो इंडियन गवर्नमेंट के जो पर्स होता है हमारा, जैसे कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स, ये 3 अकाउंट्स हो गए। और जो जितने भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ जितनी भी हमारी, उन सब के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। वो किसका काम होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया का गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट उनका CA है। अब ये थर्ड क्वेश्चन पूरा बनता है, यही सीधा उठ के आता है, हु इज़ गार्जियन ऑफ पर्स, पब्लिक पर्स। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज द guardian of public purse, so he is the guardian of public purse and controls entire financial system of the country at both center and state level. फोर्थ पॉइंट, अब इनको कैग को अपॉइंट कौन करता है, कैग को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, हु अपॉइंट कैग, आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट जज CJI। सो उसका आंसर क्या आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कैग, कैसे, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है, कि उनके हाथ में ही जो भी है पावर उनके हाथ में ही है, उनके अलावा किसी के में भी नहीं है। सो अब कैग को ओथ कौन दिलवाता है, कैग को ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया, ओथ कौन दिलवाता है कैग को, वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। अब उनका टेन्योर, कि वो कितने साल तक काम करते हैं, कितने साल में वो रिटायर हो जाते हैं। सो जो कैग है, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, और आया है इसके बीच में, एंड नहीं आया। सो मान लीजिए अगर हमारे जो कैग है वो 50 years के बने हैं कोई, ठीक है, तो वो तो पूरा 6 साल का टेन्योर पूरा करेंगे और 56 की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। बट अगर हमारे 60 के एज में लगे कैग, तो वो 65 तक ही पूरा करेंगे, वो अपना जो 6वां साल होगा वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए या तो 6 years टोटल या 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगी वो, ठीक है। अब मान लीजिए कैग किसी चीज़ से डिसअपॉइंट है और उनको रिजाइन करना है, सो किसको रेजिग्नेशन अपना देंगे, वो देंगे प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बन गया। अब मान लीजिए कि इनको रिमूव कैसे करा जाए। साफ सीधी बात है, जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का बताया था कि वो कैसे रिमूव होते हैं, वैसे ही उसी तरह से ही जो कैग होते हैं वो रिमूव होते हैं। और कौन रिमूव करता है, प्रेसिडेंट करता है, बट इसका कोई पूरे प्रोसीजर होता है। सो 8th पॉइंट क्या है हमारा, ही कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट
ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन बन गया। सो कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। कौन से ग्राउंड में? जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो रिमूवल ग्राउंड्स होते हैं वो, और जो हमारे उनका जो मैनर है, क्या मैनर है ये आगे लिख रखा है प्रोसीजर। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक रेजोल्यूशन होंगे जो कि हमें उनको कैग को रिमूव करना है, वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास कर दे। ठीक है, कैसे? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैसे? स्पेशल मेजोरिटी से, ना सिंपल मेजोरिटी ना मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन। आइदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, क्या ग्राउंड होने चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के क्या ग्राउंड होते थे? प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो हमने रिमूवल पढ़ लिया कि रिमूवल कैसे होता है कैग का। अब 9 पॉइंट पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कैग रिटायर हो गए, क्या उनको कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऑफर कर सकती है गवर्नमेंट? नहीं। जो कैग होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते फर्दर अपॉइंटमेंट के। सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। वो मतलब अपना कोई प्राइवेट काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कैग है वो सरकार पे नजर रखता है कि वो खर्चा कैसे कर रहा है। मान लीजिए सरकार ने कह दिया कैग को कि हम आपको बढ़िया रिटायरमेंट के बाद बहुत बढ़िया जॉब देंगे गवर्नमेंट की। सो कैग मैनिपुलेट भी कर सकता है अकाउंट को। तो इसलिए इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला गया कि जो कैग है उसको फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर कहीं पे भी, प्राइवेट कोई काम भी कर सकता है वो। ठीक है। 10 पॉइंट, अब उनकी सैलरी, जो सैलरी है वो उनकी सेम सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होती है। ठीक है। सो हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। इनकी सैलरी और जो सर्विस कंडीशन होते हैं दोनों, वो कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और उनकी सैलरी किसके इक्वल होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। ठीक है। अब 11 पॉइंट क्या है? अब जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जैसे कैग की सैलरी, कैग की पेंशन और ऑफिस का जो खर्चा, वो किस पे चार्ज होता है? वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ये 11 पॉइंट पढ़ते हैं हम। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ पर्सन्स सर्विंग इन दैट ऑफिस। मतलब जो भी पर्सन काम कर रहा है क्लर्क से लेकर कैग तक, वो किस पे चार्ज करेगा? वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करेगा। अब हमें पता है चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे कोई भी फंड होता है तो वो नॉन वोटेबल इन द पार्लियामेंट होता है। सो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। अब 12 पॉइंट पढ़ते हैं हम। वो क्या काम करता है? ही ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम किस से? मैंने क्या बोला था पहले? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। सो इनको ऑडिट करता है। अब जो कैग है 13 पॉइंट करता है, वो कितनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को? वो 3 ऑडिट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये आगे समझ आपको? शायद आपको समझ आ गया होगा ये। अगर नहीं समझ आया तो काइंडली रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो सेक्शन है मैंने जो पढ़ाया था वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अब ये जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, मान लीजिए कैग ने 3 रिपोर्ट बनाई। सो जो कैग होगा वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में नहीं करेगा ले। कैग किसको देगा? कैग देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेगा वो रिपोर्ट्स। ठीक है। सो सीधा क्वेश्चन आएगा, हु लेज द रिपोर्ट्स ऑफ कैग इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? ये 14 पॉइंट है, देखिए। सो प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु लेज द रिपोर्ट बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। सो काइंडली अगर आपको जे के लिए क्लासेस लेनी है, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस लेनी है, एसएससी के लिए क्लासेस लेनी है, सो हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और उस पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और आपको जो भी कोर्स परचेज़ करना है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज परचेज़ करना है वो परचेज़ कर सकते हैं।